ये चैनल था मेरा KDS क्लासेस। अब ये 2-4 दिन में डिलीट हो जाएगा क्योंकि वार्निंग आ गई थी परसों। 7 डेज के बाद ये चैनल डिलीट हो जाएगा। कई साल पुरानी कॉपीराइट स्ट्राइक थी, 2024 की थी, एक 2025 की कॉपीराइट स्ट्राइक थी और एक 27 मार्च 2026 को भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। इस वजह से ये चैनल डिलीट हो जाएगा। पहली की जो कॉपीराइट स्ट्राइक थी वो 90 दिनों के बाद डिलीट हो जाती है, बट एक कॉपीराइट स्ट्राइक डिलीट नहीं हुई थी बिकॉज एक उसमें एक प्रोसेस होता है, वो मैंने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस प्रोसेस की, तो मैंने वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था। इस वजह से पुरानी कॉपीराइट स्ट्राइक डिलीट नहीं हुई थी और 2026 में एक और नई कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से ही अभी मेरा चैनल 7 दिन के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन का और बचा है चैनल। इसका जितना भी कंटेंट था BSc का वो मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ, नए वाले पे, है ना। 17 अप्रैल 2022 से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो 4 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। चैनल से एक इमोशन जुड़ गए थे मेरे। सुबह उठते ही चैनल को देखता था ओपन करके, बट जब से नोटिफिकेशन आया है कि 7 दिन में डिलीट हो जाएगा चैनल, तो अब 2-4 दिन का ही और बचा है चैनल मेरा। कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है यूट्यूब को, बट कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला उसका। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है मेरी रिक्वेस्ट। इसलिए मैंने सोचा जितना ये कंटेंट है BSc वालों का वो तो कम से कम आपको मिलता रहे यूट्यूब पर, है ना। अब जो वीडियोस थे इस चैनल पे BSc के, वो चैनल डिलीट होने के बाद आप लोगों को नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं सभी वीडियोस में इस नए चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप लोग भी समझ सकते हैं कि मुझे कैसा लग रहा होगा। 4 साल पहले से मैंने मेहनत स्टार्ट करी थी, चैनल से इमोशन से जुड़ी हुई थी। सुबह जागते ही मैं वीडियो अपलोड करता था, उठते ही वीडियो अपलोड करता था, सोने से पहले चैनल को चेक करके ही सोता था। बट थोड़ी सी गलती की वजह से मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटा पाया मैं टाइम से। थोड़ी सी लापरवाही की वजह से चैनल डिलीट हो रहा है और इसी का नाम तो जीवन है। परिश्रम करो, हर बार सफल थोड़ी हो जाती है, कभी असफल भी हो जाते हैं, दोबारा गिर के उठना पड़ता है और शायद यही हो रहा है मेरे साथ में। अभी मैंने ये अकाउंट बनाया है नया, कुछ और भी अकाउंट बनाए हुए हैं और फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ नहीं है तो कम से कम एक्सपीरियंस तो है मेरे पास 4 साल का, तो आई थिंक वही काम आएगा। आप दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं इस क्लास को, चैनल को। और समय वेस्ट नहीं करूँगा मैं आप लोगों को। आप अपनी क्लास लीजिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू KDS क्लासेस। तो आज हम ब्रह्मास्त्र बैच में अंतर्गुणन समष्टि के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। वो अंतर्गुणन समष्टि BSc थर्ड ईयर की फर्स्ट बुक का, यानी कि पहले पेपर का टॉपिक है, तीसरी यूनिट का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आने की प्रबल संभावना है क्योंकि इसकी जो परिभाषा है वो अलग से आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, और इसके सवाल आने की प्रबल संभावना है। तो इसके हम सवाल देखेंगे। इससे पहले परिभाषा देख लेते हैं, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहली परिभाषा में होता है कि माना क्षेत्र F पर V एक सदिश समष्टि है, तब इसे अंतर्गुणन समष्टि कहते हैं यदि ये 3 नियमों का पालन करे। ठीक है, माना क्षेत्र F पर V एक सदिश समष्टि है, तब इसे अंतर्गुणन समष्टि कहते हैं यदि 3 नियमों का पालन करे। पहला नियम तो है कि अल्फा बीटा बराबर हो बीटा अल्फा के बार के। दूसरा नियम है कि अल्फा बीटा A अल्फा प्लस B बीटा गामा बराबर A अल्फा गामा प्लस B बीटा गामा हो। और तीसरा नियम है कि अल्फा अल्फा बराबर हो 0 के। ठीक है, और ये आप सोच रहे हो कि इस साइड वाला ये हिस्सा क्या है, तो ये हिस्सा तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ऐसी कंडीशन है कि जैसे कि पहला नियम है कि अल्फा बीटा बराबर हो बीटा अल्फा के बार के, तो यहाँ पर बीटा अल्फा का बार अल्फा बीटा का संयुग्मी है। और इस तीसरे नियम कंडीशन लिखी है कि अल्फा अल्फा बड़ा है बराबर है 0 के, और अल्फा अल्फा बराबर 0 मतलब अल्फा बराबर 0। तो भाई कोई भी समझ जाएगा कि जब अल्फा अल्फा 0 से बड़ा है बराबर है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अल्फा अल्फा 0 के बराबर तो होगा ही होगा। जब अल्फा अल्फा 0 के बराबर है तो अल्फा भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन है, तो आप इसमें ज़्यादा गौर ना कीजिए, ये वाली आपको याद रखनी है। 3 कंडीशन है। हम जब सवाल लगाएंगे तो जब कोई भी सवाल अंतर्गुण फलन जो हमारे पास सवाल दिया रहेगा वो अंतर्गुण समष्टि तभी होगा जब इन तीनों नियमों का पालन करेगा। हम ऐसे ही सवाल लगाने वाले हैं, तो उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी परिभाषा, इतनी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, आप याद रख लेना। इसके बाद हमारे पास सवाल दिया गया है ये वाला। इससे पहले ये वाला अंतर्गुण समष्टि है कि नहीं हमको प्रूफ करना है। हालांकि ये सवाल अंतर्गुण समष्टि है, हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा वाला जो अंतर्गुण समष्टि नहीं है। ठीक है, तो ये वाला सवाल हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद वो पहला वाला सवाल देखेंगे। हमारे पास सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए निम्न अंतर्गुण समष्टि के निम्न अंतर्गुण के सापेक्ष अंतर्गुण समष्टि है, यानी कि अल्फा बीटा बराबर A1 B2 बार प्लस A2। तो सबसे पहली बात तो ये है भाई कि हमको एक बात याद रखनी है कि बार का इफेक्ट कब पड़ता है कब नहीं पड़ता। हमारे पास जैसे सवाल है कोई, उसमें VR के रूप में कोई लिखा है, VC के रूप में लिखा है। सी का मतलब होता है क्या, सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। और R का मतलब होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं।
तो अगर हमारे पास जब बार का मतलब, जैसे पहला नियम है हमारे पास कि अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा अल्फ़ा पे बार, तो जो इसका बार है ये 19, जब हमारे पास सवाल में वी आर के रूप में दिया नहीं वास्तविक संख्याएं दी गई हों तब बार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जब वी सी के रूप में दिया गया हो मतलब कि सम्मिश्र संख्याओं के रूप में दिया गया तब बार का इफेक्ट पड़ेगा इसमें। तो आप इसमें ज़्यादा लोड ना लें, समझ में आ जाएगा आपको जब देखेंगे हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तब। जैसे हमारे पास यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए निम्न अंतर गुणन के सापेक्ष गुणन समष्टि है कि नहीं है। तो सवाल हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। देखो दिमाग में इसकी टेंशन ना लो आप लोग, ये मैं अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा, पहले सवाल आप सॉल्व कर लो। दिया है हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा बराबर A1 B2 पे बार प्लस A2, इतना हमारे पास दिया गया है। अब लिखेंगे कि अल्फ़ा इतना हमारे पास दिया गया है, और अंतर्गुणन समष्टि के लिए हमको पता है कि अंतर्गुणन समष्टि के लिए 3 नियम सब हमको प्रूव करने होते हैं। कौन कौन से नियम, एक तो होगा सममिति का नियम, मतलब अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा अल्फ़ा पे बार। एक बात और समझ लो आप यहाँ पर, बाद में सवाल लगाएंगे। देखो ये जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा अल्फ़ा पे बार है ना, इसी नियम को कहते हैं हम सममिति का नियम। क्या नियम कहते हैं, इसको कहते हैं सममिति का नियम। और दूसरा होता है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा गामा बराबर ए अल्फ़ा गामा प्लस बी बीटा गामा, ये कहलाता है रैखिकता का नियम। ये सममिति का नियम कहलाता है, ये रैखिकता का नियम कहलाता है, और ये तीसरा वाला कहलाता है ऋणित्रता के नियम। ठीक है, तो हम सवाल जब ये वाला सवाल समझेंगे तब आपको और ज़्यादा सही समझ में आएगा। हालांकि ये वाला सवाल देख लो पहले। हमारे पास सवाल दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा बराबर A1 B2 पे बार, केवल B2 पर है बार, प्लस A2। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि अल्फ़ा बीटा क्या है, तो लिखेंगे माना अल्फ़ा बराबर और बीटा बराबर। मानने का तरीका देखो, हमारे पास A1 A2 B1 B2 के रूप में सवाल दिया गया है, तो अल्फ़ा बराबर हम मानेंगे A1 A2, और बीटा बराबर मानेंगे क्या, B1 B2। ठीक है, तो ये हमने अल्फ़ा बीटा मान लिया। अब सबसे पहले हमको अंतर्गुणन समष्टि के लिए 3 नियम फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि हमने परिभाषा में देखा है। सबसे पहला नियम होता है सममिति का नियम, जो कि होता है अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा अल्फ़ा पे बार। ये जो नियम है ये सममिति का नियम कहलाता है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो हम दूसरा वाला रैखिकता का नियम प्रूफ करेंगे, और अगर वो प्रूफ हो गया तो हम तीसरा वाला ऋणित्रता का नियम प्रूफ करेंगे। अगर सबसे पहले सममिति का नियम ही प्रूफ नहीं हुआ तो हम सवाल को छोड़ देंगे, उसके आगे कोई भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे कि ये अंतर्गुणन समष्टि नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इस नियम को प्रूफ करवाते हैं। अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा अल्फ़ा पे बार, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास सवाल में दिया गया है, अल्फ़ा बीटा बराबर A1 B2 पे बार प्लस A2, ये हमारे पास दिया गया है। इसको हमने दे दिया समीकरण 1, देना चाहें तो, नहीं तो कुछ भी नहीं दो। इसके बाद आते हैं बीटा अल्फ़ा बीटा हो गया, अब हमको बीटा अल्फ़ा बार चाहिए, तो सबसे पहले बीटा अल्फ़ा बार से पहले हमको बीटा अल्फ़ा चाहिए होगा, तो लिखेंगे बीटा अल्फ़ा, तभी तो उसका बार निकलेगा। लिखेंगे बीटा अल्फ़ा, तो बीटा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा है और बीटा अल्फ़ा लिखेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर A1 है वहाँ पर इन संख्याओं को आपस में बदल देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ पर A1 है वहाँ पर लिख देंगे B1, और जहाँ पर B1 है या B2 है वहाँ पर लिख देंगे A2 है बार, प्लस यहाँ पर है क्या A2, तो यहाँ लिख दिया B2। जहाँ A है वहाँ B लिख दिया, जहाँ B है वहाँ A कर दिया, बाकी 1 और 2 जो जिस क्रम में है वो ज्यों के त्यों रहने दी। ठीक है, यहाँ पर A1 था तो यहाँ B1 लिख दिया, यहाँ B2 था तो यहाँ A2 कर दिया, यहाँ A2 था तो यहाँ B2 कर दिया। ये हो गया बीटा अल्फ़ा, इसका उल्टा, अल्फ़ा बीटा का उल्टा हो गया बीटा अल्फ़ा। और अब इसका बार निकालना है, तो लिखेंगे बीटा अल्फ़ा बार, तो बीटा अल्फ़ा बार निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 है और तो B1 पे बार हो जाएगा, और A2 पे बार पहले से एक बार और हो जाएगा, प्लस B2 पे बार। तो यहाँ से यहाँ पर B1 पे बार रहेगा, A2 का बार है तो बार के ऊपर बार होने पर बार हट जाता है, तो यहाँ A2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा B2, इतना हो जाएगा ऐसा। ये हो गया क्या, बीटा अल्फ़ा पे बार, बीटा अल्फ़ा पर क्या बार। अब आप लोग कहोगे ठीक है, पहले सवाल पूरा कर लो, इसके बाद मैं कंडीशन जो मैंने बताई थी वो बताऊंगा बाद में। देखो अब हमको क्या करना, अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा अल्फ़ा बार होना चाहिए कंडीशन के अनुसार। हमको देखो अल्फ़ा बीटा देखा हमने, अल्फ़ा बीटा है A1 प्लस B2 पे बार प्लस A2, और बीटा अल्फ़ा बार निकाला जो हमने वो आया है क्या, B1 पे बार प्लस A2 प्लस B2 पे बार। तो कहीं से भी हमको अल्फ़ा बीटा
अल्फ़ा बीटा बराबर नहीं दिख रहा है, कहे कि बीटा अल्फ़ा व बार के। दिख रहा है क्या? देखो हमारे पास यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A1 कहीं पर नहीं है बीटा अल्फ़ा व बार में, यहाँ पर B1 पे बार है, यहाँ B2 पे बार है, यहाँ B1 पे बार कर दिया इन्होंने, A2 कर दिया, यहाँ A2 है, यहाँ B2 कर दिया। तो मतलब जो अल्फ़ा बीटा है वो बराबर नहीं है बीटा अल्फ़ा व बार की, तो लिखेंगे कि सम्मिति नहीं है, सम्मिति नहीं है, ये सम्मिति का नियम था पहला, तो सम्मिति नहीं है, अतः सम्मिति नहीं है। इसलिए देखो अगर हमारे पास सम्मिति होता तो हम रैखिकता का नियम प्रूफ करवाते, उसके बाद ऋणात्मकता का नियम प्रूफ करवाते, लेकिन भाई हमारे पास पहले से ही पता चलेगा कि सम्मिति नहीं है। जब सम्मिति नहीं है तो रैखिकता और ऋणात्मकता के नियम प्रूफ कराने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तीनों नियम प्रूफ हों तभी कोई फलन अंतर्गुणन समष्टि होता है। तो सम्मिति नहीं है लिखेंगे, अतः सम्मिति नहीं है, इसलिए अंतर्गुणन समष्टि नहीं है, अंतर्गुणन समष्टि नहीं है। ये वाला नियम सम्मिति नहीं है, ये वाला फलन, इसलिए अंतर्गुणन समष्टि नहीं है। अब इसके बाद कोई भी नियम को फॉलो कराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा पूरा क्लियर आंसर हो गया इस सवाल का। अब बात करते हैं हम वास्तविक और समिश्र संख्याओं की। तो मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई वास्तविक संख्या है तो उसमें हम बार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये वाला बार जब चढ़ाएंगे बीटा अल्फा पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास सममिश्र संख्या यानी कि आयोडा वाली संख्याएँ हैं तो उस पर बार का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे एक्स प्लस आई वाई लिखा है, उसका बार निकालेंगे जब हम तो वो हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई, ठीक है, ऐसा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इस पर वास्तविक संख्या पर जो हमारी ये वाली जो हमारी संख्या है वास्तविक संख्या है, इन पर बार का इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर आप कहोगे कि यहाँ पर बार का इफेक्ट पड़ा है, तो बार का इफेक्ट भाई इसलिए पड़ा है क्योंकि पहले से सवाल में बार दिया गया है, तो यहाँ बार का इफेक्ट पड़ा है। पहले सवाल में बार दिया रहता है इसलिए हम बार का इफेक्ट इसे पड़ा है, ठीक है। तो ये तो हो गया। आपको अगर जो भी डाउट हैं क्लियर नहीं हुए कोई डाउट तो हम जो इसलिए मैंने ये वाला सवाल रखा था बाद में बचाने के लिए, इसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो हमारे पास सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए निम्न अंतर्गुणन के सापेक्ष अंतर्गुणन समष्टि है इतना। आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है। देखो जल्दी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास जो दिया गया है, क्या दिया है, लिखा हमने यहाँ पर कि दिया है अल्फ़ा बीटा बराबर A1 B1 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2 प्लस 2A2 B2, ये हमारे पास दिया गया है। अब मानेंगे कि अल्फ़ा बीटा क्या है, तो अल्फ़ा बीटा हमें मालूम नहीं है क्या है, तो लिखा कि माना अल्फ़ा बराबर और बीटा बराबर, यहाँ A1 B1 A2 B2 के रूप में फलन दिए गए हैं, तो लिखेंगे अल्फ़ा बराबर A1 A2 और बीटा बराबर B1 B2, ऐसा मान लेंगे, ठीक है, अल्फ़ा बीटा को A1 A2 और B1 B2। अब आई कंडीशन बात करना है अंतर्गुणन समष्टि की। तो अंतर्गुणन समष्टि हमें परिभाषा के अनुसार मालूम है कि हमारे पास तीनों नियम फॉलो हो तब अंतर्गुणन समष्टि होगा कोई फलन। तो लिखेंगे पहला नियम सम्मिति का, सम्मिति मीन्स अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा अल्फ़ा पे बार। ये नियम फॉलो करना चाहिए। अगर ये नियम फॉलो करता है तो हम आगे वाले नियम पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा बराबर A1 B1 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2 प्लस 2A2 B2, ये है अल्फ़ा बीटा का मान, ठीक है। सवाल के अनुसार हमने लिख दिया अल्फ़ा बीटा का मान। हमको बीटा अल्फ़ा चाहिए, लिखेंगे बीटा अल्फ़ा बराबर जहाँ A है वहाँ B कर देंगे और जहाँ B है वहाँ A कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा B1 A1 माइनस B2, यहाँ A की जगह B हो गया, B2 A1 माइनस A की जगह B कर देंगे B1 और B की जगह A कर देंगे A2 प्लस 2B2 A2। ये हो गया भाई बीटा अल्फ़ा का मान। हमको चाहिए बीटा अल्फ़ा पर बार, तो जब हम बीटा अल्फ़ा पर बार लगाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। जब हम बीटा अल्फ़ा पर बार करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयोटा के रूप में कोई संख्या नहीं है और ना ही इसमें कहीं पर पहले से बार लगा है। अगर पहले से बार लगा हो तो जैसे पिछले सवाल में था बार लगा था तो इस बीटा अल्फ़ा के बार का कोई इफेक्ट पड़ा था उस पर, लेकिन यहाँ पर हम बीटा अल्फ़ा का बार निकालेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा B1 A1 माइनस B2 A1 माइनस B1 A2
प्लस 2b2a2 ये ज्यों का त्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो आयोडा वाली संख्या है ना ही पहले से किसी पर बार है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, वो मैं जो कहना चाहता था पहले समझाना चाहता था कि ना ही कहीं पर हमको यहाँ पर आयोडा वाली संख्या दिख रही है। आयोटा वाली संख्या होती तो यहाँ बार का इफेक्ट पड़ता, और ना ही कहीं पर यहाँ पहले से कोई बार लगा दिख रहा है। पहले से बार नहीं है तो भी ये बार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। बिल्कुल सिंपल है, रियल नंबर है, इसलिए बार का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और सुन लो भाई, अगर हमारे पास सवाल में बार लगा है तो बार का इफेक्ट पड़ेगा, और अगर सवाल में आयोटा वाली संख्या है तो भी बार का इफेक्ट पड़ेगा, वरना बार का इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बीटा बराबर दिख रहा है बीटा अल्फ़ा के बार के। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लो। अब हमारे पास यहाँ पर बीटा अल्फ़ा बीटा दिया गया है A1 B1, तो बीटा अल्फ़ा का बार दिया गया है B1 A1। A1 B1 हो या फिर B1 A1 हो, बात एक ही है। तो यहाँ A2 B1, यहाँ B2 A1 है। सो यहाँ पर A1 B2 है, यहाँ पर B1 A2 है, तो ये दोनों पद भी आपस में मिल रहे हैं। यहाँ पर A2 B2 है, यहाँ पर B2 A2 है, तो मतलब अल्फ़ा बीटा बराबर है बीटा अल्फ़ा के बार के। तो लिखेंगे कि अतः सममिति है। और जब सममिति है तो हम अब नेक्स्ट वाला स्टेप है उसको हम प्रूफ कराएंगे। अगर सममिति ना होता, जैसे पिछले सवाल में सममिति नहीं था तो हमने कह दिया था कि भाई अब अंतर्गुण समष्टि नहीं है। अब सममिति है तो हमको अब देखना पड़ेगा दूसरा नियम। दूसरा नियम कौन सा होता है? दूसरा नियम होता है रैखिकता का नियम। रैखिकता का नियम कौन सा कहलाता है? जो कि मैंने दूसरा वाला आपको परिभाषा में बताया था, वो रैखिकता का नियम कहलाता है। ये वाला दूसरा नियम रैखिकता का नियम कहलाता है। कैसा? देखो, रैखिकता का नियम होता है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कॉमा गामा बराबर ए अल्फ़ा गामा प्लस बी बीटा गामा। ये होता है रैखिकता का नियम। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर इस वाले को लेकर चलेंगे और ये वाला प्राप्त करेंगे, बनाएंगे। इस वाले को लेकर चलेंगे, लेकिन इसके लिए हमको सबसे पहले अल्फ़ा बीटा गामा के मान पता होना चाहिए क्या है यहाँ पर। तो अल्फ़ा सबसे पहले हमने माना था सवाल में कहाँ गया ये रहा सवाल यार, कहाँ दिख रहा मैं। सवाल में सबसे पहले हमने माना था अल्फ़ा बराबर A1 A2 बीटा बराबर B1 B2। लिखेंगे कि अल्फ़ा बराबर हमारे पास है A1 A2, बीटा बराबर हमारे पास है B1 B2, और गामा बराबर हम मान लेंगे क्या? C1 C2। गामा बराबर मान लिए C1 C2। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान निकालना है। पहले ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि गामा का मान तो हमारे पास पहले से रखा हुआ है, लेकिन अल्फ़ा का है बीटा का है, लेकिन ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का नहीं है। तो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान निकालते हैं हम सबसे पहले। तो लिखेंगे ए अल्फ़ा का मान है A1 A2 प्लस बी बीटा का मान है B1 B2। तो यहाँ से हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे A1 कॉमा A2 प्लस B1 कॉमा B2। अब यहाँ से इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने का तरीका तो वही पता ही है आपको कि 1 1 वाले इकट्ठे कर लेंगे। A1 प्लस B1 कॉमा लगाया A2 प्लस B2। ऐसा ये हो गया कहेगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान। ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान इतना हो गया हमारे पास। ठीक है, अब लिखेंगे हमारे पास था फलन क्या? ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कॉमा गामा। इसको हमको सॉल्व करना है और यहाँ पर बनाना है क्या? यहाँ बनाना है हमको ए अल्फ़ा गामा प्लस बी बीटा गामा। ये बनना चाहिए हमारे पास। देखते हैं, देखो ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कॉमा गामा। तो सबसे पहले हमने ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान निकाल चुके हैं, तो वो रखेंगे A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। तो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, ये वाला मान हमने इसका इतने का निकाल चुका है, तो रख दिया, फिर कॉमा लगाया। गामा का मान हमारे पास है क्या? C1 बस C1 C2। तो C1 C2 ये इतना मान आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे फलन को, इस वाले पूरे पद को मानेंगे A1,
और इस वाले पूरे पद को मानेंगे A2 और C1 को मानेंगे B1 और C2 को पढ़ेंगे B2। इतना आपको याद रखना है, मैंने लिख दिया समझने के लिए, हालांकि आप पेपर में मत लिख देना ऐसा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें हम इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको B1 मानेंगे, इसको B2 मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारे पास जो फलन सवाल दिया गया था वो A1 B1 A2 B2 में सवाल था, इसलिए हम मानेंगे, ताकि जो हमारी कंडीशन दी गई उस अनुसार हम इसको लिख सकें। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा बराबर था A1 B1 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2 प्लस A2 2A2 B2। तो देखो यहाँ पर इसको हमने, इतना समझ में आ गया आपको कि ये अल्फ़ा प्लस बी बीटा कोमा गामा का मान इतना कैसे हो गया। इतना समझने के बाद हम इसको A1 इसको B1 A2 इसको B1 इसको B2 मान लिया, इतना समझ में आ गया। अब लगाएंगे कंडीशन। अब लिखेंगे हम अल्फ़ा, अब देखो सवाल में था हमारे पास अल्फ़ा बीटा बराबर A1 B1, अल्फ़ा बीटा बराबर था A1 B1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम A1 B1, A1 की वैल्यू हमारे पास है A1 प्लस B B1, A1 B1, B1 का मान है हमारे पास C1, A1 B1 माइनस A2 B1 माइनस A2 B1। तो माइनस का चिन्ह लगाया, A2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है A2 प्लस B B2, A2 B1, B1 की वैल्यू है यहाँ पर C1 लिख दिया, माइनस A1 B2। सवाल में सवाल था हमारे पास माइनस का A1 B2, तो माइनस A1 की वैल्यू है A1 प्लस B B1, A1 B2 की वैल्यू है क्या C2, तो माइनस A1 B2 प्लस 2A2 B2 प्लस 2A2 B2। तो A2 की वैल्यू है A2 प्लस B B2 और B2 की वैल्यू है यहाँ पर क्या C2। तो B2 का मान हमने यहाँ पर C2 रख दिया। इस सवाल के अनुसार हमने यहाँ पर इसके मान रख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि हम अंदर C1 इनकी गुणा कर देंगे। तो गुणा करें भाई हमने यहाँ पर इनके अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा A1 C1 प्लस B B1 C1, माइनस का चिन्ह लगाया, A2 C1 प्लस B B2 C1, फिर माइनस का चिन्ह लगाया। अब C2 को गुणा करेंगे इस कोष्टक में, तो आएगा A1 C2 प्लस B B1 C2, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, फिर इसका गुणा करेंगे यहाँ पर अंदर, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या 2A A2 C2 प्लस 2B B2 C2, इसका 2 का और C2 का अंदर गुणा कर दिया, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमको, मैंने लिख दिया था बस ऐसे ही, पहले जगह कम पड़ गया यहाँ पर, देखो इतना समझ में आ गया, अंदर गुणा कर दिया हमने इसका। अब यहाँ से ए वाली संख्याएं कॉमन ले लेंगे, ए वाली संख्या, ठीक है, एक बार माइनस के चिन्ह का अंदर गुणा कर दिया था, आप लोगों के लिए सरल हो जाएगा कैलकुलेशन। A1 C1 प्लस B B1 C1 माइनस अंदर गुणा किया माइनस के चिन्ह का, तो यहाँ हो जाएगा A2 C1 माइनस B B2 C1, माइनस का इसमें अंदर गुणा किया A1 C2 प्लस माइनस B B1 C2 प्लस 2 A2 C2 प्लस 2 B B2 C2, माइनस का अंदर गुणा कर दिया। अब यहाँ से हम ए वाले पद अलग से लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए वाले पदों में से ए कॉमन ले लेंगे, बी वाले पद में से बी कॉमन लेंगे। तो ए कॉमन लिया सबसे पहले ए वाले पद देखे, पहला पद है ए वाला, सो यहाँ से A1 C1 बचा, फिर यहाँ से माइनस का A2 C1 बचा, ए कॉमन ले लिया, फिर यहाँ से माइनस का A1 C2 बचा ए कॉमन लेने पर, यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो बचेगा 2A2 C2, तो प्लस का 2A2 C2 बचा, यहाँ पर ए कॉमन ले लिया, ए आ गया हमारे पास ए कॉमन, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, बी कॉमन लिया, बी कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा B1 C1, और फिर यहाँ से बचेगा माइनस का बी कॉमन लिया तो यहाँ से बचा माइनस का B2 B2 C1, फिर यहाँ से माइनस के साथ में बी कॉमन लिया तो यहाँ पर आया क्या बी कॉमन लिया, यहाँ बचा माइनस का B1 C2, B1
B1C2 और प्लस यहाँ से B कॉमन लिया तो बचा 2B2C2, 2B2C2। ए हमने यहाँ से B कॉमन ले लिया, A कॉमन ले लिया, B कॉमन ले लिया। और अब एक पेज की जुगाड़ करता हूँ, नहीं तो अलग से पेज पलटाऊँगा तो समझ में आई थिंक आपको नहीं आएगा, मुझे यकीन है। अब देखो यहाँ से लिखेंगे ए जो कहते हैं रहेगा यहाँ पर A1C1, A2C1, A1C2 और A2C2। तो ये सभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हैं इस फलन के अनुसार। जो हमारे पास फलन था ना, जो पहले यहाँ पर जो फलन था इसके अनुसार दिए गए हैं यहाँ पर इस लाइन से। तो A1C1, A2C2, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे अल्फ़ा गामा। क्यों लिख देंगे, क्योंकि देखो हमारे पास जब अल्फ़ा बीटा था इस फलन इस रूप में ये फलन लिखा था तो हमने यहाँ अल्फ़ा बीटा लिखा था, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा बराबर A1 A2 माना था और बीटा बराबर B1 B2 माना था, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिख दिया था। और यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा बराबर A1 A2 माना है और गामा बराबर C1 C2 माना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फ़ा गामा। सवाल के अनुसार यहाँ पर सवाल में था अल्फ़ा बीटा बराबर इतना, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, अल्फ़ा गामा। सवाल के अनुसार प्लस का चिन्ह लगाया, यहाँ से B है तो B लिख दिया। यहाँ पर है B1C1 माइनस B2C1 माइनस B1C2 प्लस 2B2C2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे B1 B2 वाला सिस्टम बीटा में माना था हमने और C1 C2 वाला गामा में माना था, तो यहाँ पर लिख दिया क्या, बीटा गामा। कब ये देख लो आप, यहाँ पर गामा बराबर हमने अल्फ़ा बराबर A1 A2 माना, बीटा बराबर B1 B2 माना था और गामा बराबर C1 C2 माना था। तो अब आप कहेंगे समझ में नहीं आया मुझे, तो एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको कि जब हमने यहाँ पर सवाल में दिया गया था अल्फ़ा बीटा बराबर A1 B1, A2 B1, A1 B2 और A2 B2, 2A2 B2, तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा बराबर A1 A2 माना था, बीटा बराबर B1 B2 माना था। तो अब इन्होंने अल्फ़ा बीटा लिखा था, यहाँ पर A1 B1 A2 B2 के रूप में जो फलन दिया गया तो इन्होंने अल्फ़ा बीटा लिखा था। हमारे पास यहाँ पर A1 और A1 A2 C1 C2 के रूप में लिखा है, तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा गामा लिख दिया। और यहाँ पर B1 B2 और C1 C2 के रूप में लिखा है, तो यहाँ पर बीटा गामा लिख दिया। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो इस सवाल की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं ये दोनों। जो सवाल इस रूप में था 11 21 12 22, इसी रूप में 11 21 12 22 इस रूप में है। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, सो सवाल के अनुसार हमने अल्फ़ा गामा लिख दिया। यहाँ सवाल के अनुसार B1 B2 बीटा को माना था, C1 C2 गामा को माना था, तो यहाँ पर बीटा गामा लिख दिया। ये समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा प्रूफ हो गया है। क्या प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हुआ है क्या, A अल्फ़ा प्लस B बीटा कॉमा गामा बराबर, A अल्फ़ा प्लस B बीटा कॉमा गामा बराबर इतना प्रूफ हो गया है। लिखेंगे अतः रैखिकता के नियम का पालन करता है। रैखिकता के नियम का पालन करता है, तो सममिति के नियम का पालन सबसे पहले करवाया हमने। इसके बाद सममिति के नियम के पालन के बाद हमने दूसरा हेडिंग डाली रैखिकता का नियम। तो रैखिकता का नियम A अल्फ़ा प्लस B बीटा कॉमा गामा बराबर A अल्फ़ा गामा प्लस B बीटा गामा, इसको हमने फॉलो करवाया। इतना सारा ये चला सिस्टम यहाँ से यहाँ तक ऐसा, ठीक है, इस रूप में इस क्रम में है। अब लिख लेना एक बार। अब इसके बाद तीसरा नंबर आया काहे का, तीसरा स्टेप आया हमारे पास, तीसरी हेडिंग बची, वो बची ऋणात्मकता की। तीसरा स्टेप था हमारे पास अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा बड़ा है बराबर है 0 से। इसको कहते हैं हम क्या, इसको कहते हैं ऋणात्मकता। क्या कहते हैं, ऋणात्मकता। ये बस और फॉलो हो जाए तो हमारा जो सवाल है वो अंतर्गुणन समष्टि होगा। तो ऋणात्मकता के लिए अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा बड़ा है बराबर है 0, ये हमको प्रूफ करवाना है। तो लिखेंगे अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा, अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा बराबर, सवाल कहाँ गया, ये रहा सवाल। सवाल में था अल्फ़ा कॉमा बीटा बराबर, तो A1 B1 था। इसमें है अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा बराबर, यानी कि बीटा की जगह हमने अल्फ़ा लिख दिया। तो B है तो B की जगह हम A भी लिख देंगे, A लिखेंगे। जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ A लिखेंगे। अल्फ़ा अल्फ़ा में हो जाएगा A1 B1 की जगह भी A1 माइनस A2 B1 की जगह भी A1 माइनस A1 और B2, तो B2 की जगह भी A2 प्लस 2 A2 इंटू B2 की जगह पर भी A2।
जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ ए लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा कर दिया हमने। तो ए हो गया काहे का, अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान। अब यहाँ पर हो जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस का 2 A1 A2, यहाँ पर A1 A2 है, यहाँ पर भी A1 A2, माइनस का 2 A1 A2 और प्लस का 2 A2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर A2 का स्क्वायर एक बार अलग से लिख लिया, प्लस यहाँ पर भी एक बार तोड़ कर लिख दिया। यहाँ पर हो गया कि 2 A2 का स्क्वायर हो गया ये, तो हमने इसको यहाँ पर तोड़ तोड़ कर लिख दिया। एक बार लिख दिया A2 का स्क्वायर, एक बार A2 का स्क्वायर इसको, ठीक है। A2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर यानी कि 2 A2 स्क्वायर। इतना समझ में आया। अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर चल रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बन गया प्लस A2 का स्क्वायर। इतना ये सर्वसमीकरण लग गई इसमें, अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा बराबर इतना हो गया, समझ में आ गया। अब हमें पता है कि अतः लिखेंगे, अतः अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा जो है वो 0 से बड़ा बराबर होता है। इसका मतलब ये है, से तात्पर्य है कि अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा बराबर होता है 0 के। हमने परिभाषा में पढ़ा था कि अल्फ़ा अल्फ़ा 0 से बड़ा है, बराबर होता है, मतलब कि अल्फ़ा अल्फ़ा 0 के बराबर होता है। जब अल्फ़ा अल्फ़ा 0 के बराबर होता है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि अल्फ़ा अल्फ़ा का मान क्या है। अल्फ़ा अल्फ़ा का मान है यहाँ पर ये वाला इतना, तो लिख देंगे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर बराबर 0। यानी अल्फ़ा अल्फ़ा 0 है, मतलब अल्फ़ा अल्फ़ा का मान रख दिया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर बराबर 0। इसका मान है तो इसके बराबर भी 0 रख दिया। अब इसको देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से A1 माइनस A2 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पर A2 बराबर 0 हो जाएगा, अलग अलग 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो इसके बराबर में जाएगा, यहाँ स्क्वायर से यहाँ से इसका स्क्वायर हटा देंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि स्क्वायर हटा जाता है और जो प्लस में है दोनों संख्याएं, तो ये अलग अलग कर देते हैं हम 0 0 के। ए वाला अलग से 0 के बराबर कर दिया और इस वाले को अलग से 0 के बराबर कर दिया। सो यहाँ से जब A2 बराबर 0 है, यहाँ से A1 बराबर A2 हो जाएगा, और जब A2 बराबर 0 है तो यहाँ पर A1 बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो A1 बराबर 0, A2 बराबर 0 आ गया। जब A1, तो अल्फ़ा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा बराबर A1 A2 माना था हमने सवाल सबसे पहले, जब सवाल को सॉल्व किया था तो माना था अल्फ़ा बराबर A1 A2, अल्फ़ा बराबर A1 A2 माना था, तो यहाँ पर 0 इंटू 0 मतलब अल्फ़ा बराबर 0 हो जाएगा। अल्फ़ा बराबर 0 आ गया, और अल्फ़ा बराबर 0 आ गया मतलब कि ये क्या है, यह है ऋणोत्तर है, मतलब ऋणोत्तरता का नियम फॉलो करता है, यह ऋणोत्तरता के नियम का पालन करता है, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्यों करता है, क्योंकि हमने सवाल में देखो यहाँ पर पढ़ा था कि तीसरा नियम होता है ऋणोत्तरता के नियम कि अल्फ़ा अल्फ़ा बड़ा है बराबर 0, मतलब कि अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा बराबर है 0, और जब बराबर है 0 तो मतलब अल्फ़ा के से तात्पर्य है कि अल्फ़ा बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा बराबर 0 कर दिया, इसलिए यह ऋणोत्तरता के नियम का पालन करता है। जब ऋणोत्तरता के नियम का पालन करता है लिखेंगे अतः, हमको पता चलेगा कि सममिति के नियम का पालन करता है, यानी कि अल्फ़ा बीटा बराबर बीटा अल्फ़ा के बार के बराबर है। दूसरा है रैखिकता का नियम, मतलब ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा कोमा गामा बराबर ए अल्फ़ा गामा प्लस बी बीटा गामा, इस नियम का भी पालन करता है। और तीसरा है ऋणोत्तरता का नियम, मतलब कि अल्फ़ा अल्फ़ा बड़ा है बराबर है 0, तो इस नियम का भी पालन करता है। तीनों नियम का पालन करता है। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः जो फलन हमारे पास दिया गया है, लिखेंगे अतः निम्न अंतर गुणन के सापेक्ष, अतः निम्न, कुछ चीज़ें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ये लिख रहा था कि निम्न अंतर गुणन के सापेक्ष फलन अंतर गुणन समष्टि है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः जो हमारे पास फलन दिया गया है फलन अंतर गुणन समष्टि है, लिख देंगे अतः फलन अंतर गुणन समष्टि है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया भाई, प्रूफ कर देंगे, प्रूफ्ड, क्योंकि सिद्ध करने के लिए कहा था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आज के सेशन में
कि अंतर्गुणन समष्टि होता क्या है, इसको सिद्ध कैसे करवाते हैं। तो अंतर्गुणन समष्टि की परिभाषा होती है कि माना क्षेत्र F पर भी एक सदिश समष्टि है, तब इसे अंतर्गुणन समष्टि कहते हैं यदि ये 3 नियमों का पालन करे। पहला नियम कहलाता है सममिति का नियम, जिसमें होता है अल्फा बीटा बराबर बीटा अल्फा बार। दूसरा नियम होता है रैखिकता का नियम, जिसमें होता है ए अल्फा प्लस बी बीटा गामा बराबर ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा। और तीसरा होता है ऋणात्मकता का नियम, जिसमें अल्फा अल्फा बराबर होता है 0 की। इसमें अल्फा अल्फा बराबर 0 होता है, मतलब कि अल्फा बराबर 0 होता है। तो तीनों नियम का अगर पालन करता है तो कोई फलन अंतर्गुणन समष्टि होता है। ठीक है, तो पहला सवाल हमने देखा था जिसमें कि सममिति के नियम का पालन नहीं करता था, इसलिए अंतर्गुणन समष्टि नहीं था, फलन अंतर्गुणन समष्टि नहीं था। और दूसरा सवाल हमने देखा इसमें सममिति के नियम का पालन करता है, रैखिकता के नियम का पालन करता है और ऋणात्मकता का नियम, इन तीनों नियमों को फॉलो करता है, इसलिए ये फलन जो है वो अंतर्गुणन समष्टि है। यह था हमारा सार इस अंतर्गुणन समष्टि का। एक बार मैं आपको सीक्वेंस से बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लेंथी सवाल था, बड़ा था, तो आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। सबसे पहले हमने ये वाला पेज यहाँ से स्टार्ट किया था, सवाल सममिति का नियम यहाँ पर सिद्ध करवाया था। इसके बाद हमने यहाँ से दूसरा नंबर डाला था रैखिकता का, तो यहाँ से ये रहा पूरा रैखिकता का, तो यहाँ तक रैखिकता का चला। इसके बाद यहाँ तक चला रैखिकता का नियम, अतः रैखिकता के नियम का पालन करता है। फिर तीसरा नंबर डाला हमने यहाँ के ऋणात्मकता का, तो ऋणात्मकता को यहाँ तक चला और इसके बाद थोड़ा सा रह गया था, तो यहाँ तक इस पे इतना ही ऋणात्मकता का नियम चला यहाँ तक। और ऋणात्मकता के नियम का पालन करता है, 3 नियमों का पालन करता है, तो लिख दिया था फलन अंतर्गुणन समष्टि है। ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आने की संभावना है। इस टॉपिक से एक नेक्स्ट सवाल जरूर आएगा, तो आप इसको जरूर सीख करके जाएँ, वेरी सरल भी है और मोस्ट भी है, तो रिलैक्स होकर के सीखिए, बस टेंशन नहीं लेना है। पेपर आ गए हैं, भले ही पेपर आ गए हैं, लेकिन टेंशन लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है टेंशन लेने की, इसलिए जितना रिलैक्स हो सके उतना रिलैक्स रहिए, बिल्कुल चिल कीजिए, मज़े से आराम से जो भी बनता है उतना सीखिए। भाई ग्रेजुएशन ही तो है, कुछ बड़ा वो तो है नहीं कि ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर नहीं आए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है हर जगह पे। अगर आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो 60% से ऊपर चाहिए होती है, तो नॉर्मली अधिकतर लोगों की 60% से ऊपर तो बन ही जाती है। और अगर आपकी 60% से ऊपर नहीं बन रही है मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन पास बस हो रहे हैं तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि हमको डिग्री या डिप्लोमा का चाहिए होता है, जो कि हमारे पास हो जाता है, नाम हो जाता है कि हमने ग्रेजुएशन की है। ठीक है, और फिर हर क्षेत्र में कंपटीशन तो है ही, सरकारी नौकरी लेंगे अगर तो उसमें तो हमें अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो हर क्षेत्र में कंपटीशन है। बस ये तो एक माध्यम है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाने के लिए, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, सभी लोग पास हो जाएंगे, बिल्कुल सरल पेपर आते हैं, इसकी टेंशन ना लीजिए आप, रिलैक्स होकर के पढ़ती रहिए, खुश रहिए, और महिलाओं बड़ों का बुजुर्गों का सभी का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।